हेलो गाइस, आपका अपने चैनल जी10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद, जो इतिहास का चैप्टर 2 है। इसी के कुछ टॉपिक्स हैं। किसान आंदोलन, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, तो उनमें से मुख्य कौन कौन से हैं। तो जैसे क्यों हुए थे आंदोलन, सबसे पहली बात आती है आंदोलन क्यों हुए थे। जो औपनिवेशिक आर्थिक नीति थी, उन्हीं के परिणाम स्वरूप में भारत में गरीबी और दरिद्रता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो जिसके शिकार जितने भी जनजातीय समूह होते थे, किसान होते थे या श्रमिक ग्रुप होते थे, ये सभी इनके जनजातीय इनके शिकार बन चुके थे। जो जनजातीय लोग थे, उनको प्रबंध संबंधी कुछ परंपरागत अधिकार वगैरह थे, वो उनसे छीन लिए गए थे। किसानों को लगानों का बोझ हो गया था, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, तो अकाल से किसान भी खेती मजदूर बन चुके थे। जो उनके छोटे मोटे उद्योग थे, उद्योग समाप्त हो चुके थे। इसी कारण से किसानों को भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ चुकी थी। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप, जो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां थी, भू राजस्व नीतियां कौन सी थी कि अंग्रेज चाहते थे अपनी मन मर्जी से कि भैया ये फसल उगानी पड़ेगी, इस फसल का इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये सब चीजें उनकी भू राजस्व नीतियों में आती हैं। जमींदारी और महाजनी शोषण के चक्र में वे बार बार पिसते चले गए। जमींदारी, जो जमींदार थे, जमींदार उनसे लगान लेते थे। महाजन उन्हें पैसा देते थे, पैसे पर सूद वसूलते थे, यानी कि ब्याज वसूलते थे। और बार बार पड़ने वाले अकाल, ये जो अकाल पड़ते थे 1876 से 1878, 1897 से 1819 ने इनकी स्थिति को नरकिया बना दिया था। जबकि कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हो चुकी थी, लेकिन शुरू के वर्षों में इसने भी किसानों की समस्या की और कोई भी ध्यान नहीं दिया था। तो इन चीजों को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने, एक मिनट बेटा, हाँ वेरी गुड। चलिए ऊपर करते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो राजनीति में प्रवेश किया था, कब किया था? महात्मा गांधी जी 1915 में कहाँ से आए थे? 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कब आए थे? 1915 में। उसके बाद जैसे ही वो वहां से यहाँ पर आए, तो उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर दिया, जिसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। इस पर मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा, गांधी युग क्या है, तो तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए, राजनीति जैसे उन्होंने प्रवेश किया था, तो उन्होंने संघर्ष, काफी किसानों के लिए संघर्ष किया और कांग्रेस का जनाधार विकसित करने की प्रयास किया। गांधी जी सत्याग्रह के प्रेमी थे। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना। तो गांधी जी का जो सही हथियार था वह था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? अहिंसा का प्रयोग करते हुए सत्य के लिए आग्रह करना, जिससे जो भी शत्रु होता था, शत्रु का विनाश नहीं करते, बल्कि शत्रु के अंतरात्मा को झकझोर करके उससे अपनी सही बातों को मनवाने का प्रयास करते थे। तो सत्याग्रह का भारत में पहला सफल प्रयोग उन्होंने कब किया? तो उन्होंने किया चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर के पहला सफल प्रयोग किया। यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था? यहाँ पे लिखा है ना, गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग कौन सा? चंपारण का आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह। चलिए इसको पढ़ते हैं अभी। चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह कब आरंभ हुआ, कैसे आरंभ हुआ, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। 1916 में। कब आए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका से? 1915 में। जब 1915 में आए तो 1916 में तक गांधी जी का काफी नाम हो चुका था। गांधी युग की स्थापना हो चुकी थी। गांधी जी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो लखनऊ में एक अधिवेशन चल रहा था। उसके बाद में बिहार के किसान आए थे, राजकुमार शुक्ल। कौन आया था? राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी से भेंट के चंपारण में आने का निमंत्रण दिया। अपनी समस्या भी बताई। इन्होंने अपनी समस्या बता करके कहा कि गांधी जी आप चंपारण आइए, जो भी हमारे किसान भाई है उनका समझौता करवाइए या उनकी सुलह करवाइए। इस समय चंपारण में क्या थी? बागान व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। यहाँ पे एक शब्द आएगा बागान व्यवस्था। बागान व्यवस्था क्या है कि बड़े बड़े बागों में अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपना बागान का मालिक किसी जमींदार को नियुक्त कर देते, तो वह बागान व्यवस्था के द्वारा अपनी खेती कराते थे। ये बागान चाय के भी होते थे। यहाँ पे नील की खेती की जाती है। नील क्या है? जो हम कपड़ों में कलर देते हैं, इसी नील की बात हो रही है। नीले, जो बागानों के मालिक होते थे उन्हें नीले कहा जाता था। नीले यानी कि नील की खेती उपजाने वाले। तो जो नीले साहब थे, ये इन्होंने अपनी कोठियां तक स्थापित कर रखी थी और किसानों को 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने के लिए वादे करते थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ गया, 3 कठिया प्रणाली क्या है? जमीन के 20 हिस्से करते तो उन 20 हिस्से में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसको हम 3 कठिया प्रणाली कहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या कहते हैं? इस व्यवस्था में किसानों को सबसे अच्छी, जो अच्छी उपजाऊ भूमि, बढ़िया भूमि होती थी, उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। कितने पर करनी थी? 3/20 भाग पर। इसका अर्थ है
कि जो भी 20 भाग होते थे, मान लीजिए आपके पास 20 बीघा जमीन है, तो 20 बीघा में से 3 बीघा जमीन पर आपको नील की खेती करनी है, तो वो नील की खेती सबसे उपजाऊ भूमि पर होनी चाहिए। और साथ ही जो आप अन्य खेती कर रहे हैं, यानी कि जो 17 बीघे पर आप खेती कर रहे हैं, उसके उत्पाद भी कम मूल्य पर उन्हें नीलों को ही बेचना पड़ता था। नीले जो नील की खेती कराते थे, यानी कि जो भी बागानों में थे, जो बागान के साहूकार थे, उन साहूकारों को उन्हें बेचना पड़ता था। किसान नील खेती उपजाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं उपजाना चाहते थे? इससे जो जमीन की उर्वरक शक्ति थी, जो उपजाऊ शक्ति थी, यह उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी और किसानों को उपज का भी सही मूल्य नहीं मिल पाता था। क्या नहीं मिल पाता? किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। इसी समय एक और समस्या आ गई। समस्या क्या थी? जर्मनी। जर्मनी में कृत्रिम नील, यानी कि जो नील था उसको आर्टिफिशियल बनाने लगे। अब उन्होंने आर्टिफिशियल नील रंग का आविष्कार कर दिया। तो जब आर्टिफिशियल कर दिया तो नील का मूल्य क्या हो गया? मार्केट में गिर गया। इसी घाटे को पूरा करने के लिए नीलों ने क्या कहा? जो नील की खेती छोड़ना चाहता है वो बहुत बड़ी राशि है, हर्जाना या रिश्वत कह सकते हैं, हर्जाना देने की मांग की, जिससे किसान नील की खेती को छोड़ भी नहीं सके। और यदि छोड़ते तो वो बेचारे कहाँ से देते? गरीब लोग थे। तो नीले किसानों का आर्थिक शोषण तो करते करते थे, साथ साथ शारीरिक शोषण भी करते थे। और इसमें किसानों की सहायता करने वाला कोई नहीं था। ये बात किसने बताई? राजकुमार शुक्ल ने बताई। किसको बताई? गांधी जी को बताई। समझ गए? चलिए आगे। ये गांधी जी जा रहे हैं किसानों के साथ चंपारण में। लिखा है ना, अपने सहयोगियों के साथ चंपारण में गांधी जी साथ जाते हैं। चलिए, किसानों के उत्पीड़न का समाचार सुनकर जब किसानों गांधी जी ने यह समाचार सुना कि भाई किसान परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने सहयोगी लिए राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, धर्मी प्रसाद, इनके साथ 1917 में गांधी जी चंपारण चले जाते हैं। गांधी जी को कब बताया था? 1916 के अधिवेशन में बताया था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी उनसे मिले थे, तो 1917 के यानी कि पहले महीनों में वो वहां पर पहुंच जाते हैं और किसानों की शिकायतों की जांच करते हैं। जब उन्होंने देखा कि हाँ भैया ये तो शिकायतें बिल्कुल सही है, तो गांधी जी किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए कहते हैं। कैसा आंदोलन? अहिंसात्मक। कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी हिंसा से परहेज करते थे। अब किसान संगठित होने लगे और सरकारी अधिकारियों ने गांधी जी को क्या किया? पहले तो मना किया होगा पक्का। देखिए, गांधी जी के कार्यों का विरोध किया, गांधी जी को मना किया। उन्हें कहा कि नहीं, आप चंपारण छोड़कर चले जाइए। लेकिन गांधी जी इससे विचलित नहीं हुए और अपना कार्य करते रहे, यानी कि अपने आंदोलन पर अडिग रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा भी चलाया गया। सरकार ने किसानों की सहायता की जब जांच की, तो उसके लिए एक समिति बनाई, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। पूछा जा सकता है किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो ये बनाई गई चंपारण एग्रियन कमेटी। चंपारण एग्रियन कमेटी समिति ने अपनी कुछ सिफारिश दी। तो समिति ने जब सिफारिश दी, उन सब किसानों को क्या किया? राहत दी गई। और 1918 में चंपारण एग्रियन कानून बना दिया गया। यह कानून पास करके नीलों का अत्याचार रोक दिया गया और तीन कथिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। तीन कथिया प्रणाली कब समाप्त की गई? 1918 में की गई। किसके तहत की गई? चंपारण एग्रियन कानून पारित करके की गई। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने, और देखो वही प्रश्न आ जाता, बार बार आ रहा है ये, गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल प्रयोग कहाँ हुआ? तो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। जब सफल प्रयोग सफल हो तो क्या हुआ? गांधी जी की प्रसिद्धि थी वो ज्यादा बढ़ गई। तो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या कहा? उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। उन्हें महात्मा कह दिया गया। तो हम कह सकते हैं गांधी जी को महात्मा कब कहा गया? गांधी जी को महात्मा कहा गया चंपारण के सत्याग्रह के बाद। जब चंपारण के सत्याग्रह में उनको सफलता प्राप्त हो गई तो गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा आंदोलन था गांधी जी का खेड़ा का किसान आंदोलन। खेड़ा का किसान आंदोलन, इसमें गांधी जी ने क्या किया था? अच्छा, ये गुजरात में था। चंपारण के बाद गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा के किसानों की ओर अपना ध्यान दिया। कहाँ पे दिया? खेड़ा की ओर। खेड़ा में तंबाकू और कपास की फसल बहुत ज्यादा होती थी। गुजरात है, गुजरात की फसल जो मिट्टी होती है वो तंबाकू के लिए, कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पर तंबाकू और इसकी उपज अच्छी होती थी। 1918 में वहाँ पर वर्षा नहीं हुई। जब वर्षा नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। पहले कोई ट्यूबवेल वगैरह तो थी नहीं, वर्षा पे डिपेंड होते थे। जब वर्षा नहीं हुई तो भूखमरी की स्थिति आप तो वहाँ फसल नष्ट हो गई, फसल सूखा पड़ गया। किसान लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। क्या हो गए? किसान लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। और वो लगान माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन जो सरकारी अधिकारी थे वो लगान वसूली के लिए किसानों को परेशान कर रहे थे। सरकार ऐसी थोड़ी छोड़ती अपने लगान को, वो भी अंग्रेज लोग कदापि नहीं छोड़ेंगे। सैविन अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी के कार्यों को जानकर सैविन अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के कार्यों को जानकर किसानों ने गांधी जी को बुलाया था। यहाँ भी खेड़ा के किसानों ने भी गांधी जी को बुला लिया कि भैया गांधी जी आप आ जाओ, आप कुछ कार्य हमारा करवाइए, कार्य सिद्ध कराइए। यदि आप हमारा कुछ हेल्प करते हैं
तब तो हम आपको मानेंगे कि हाँ भाई आप कुछ हैं। तो उन्होंने, गांधी जी ने किसानों को फिर सत्याग्रह के लिए संगठित कर दिया। अब सत्याग्रह के लिए संगठित कर दिया, सरकारी सख्ती हुई, धमकी भी दी गई, कुर्की भी दी गई, किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। जब किसानों की सरकार के द्वारा टाइट पना किया गया, उनको धमकी भी दी गई, कुर्की भी दी गई, तो किसानों ने लगाने से फिर भी इनकार कर दिया। बाध्य होकर किसानों को, सरकार को किसानों से समझौता कर उन्हें राहत देनी पड़ी। इस प्रकार दूसरी बार भी गांधी जी ने सरकार को किसानों को राहत देने के लिए विवश कर दिया। इस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी गांधी जी के संपर्क में आ गए थे और उन्होंने जीवन पर्यंत गांधी जी के सहयोगी बने रहे। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो हमेशा के लिए उनके सहयोगी बने रहे। और लालजी नारंगी, चलो अगला देखते हैं। लालजी नारंगी ने बम्बई विधान परिषद की जो सदस्यता थी वह त्याग दी थी। इससे आंदोलन में और भी गति आ गई थी। ये तो आपका थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए अभी ठीक करते हैं इसको। हाँ, अब हम आगे लेते हैं बारदोली सत्याग्रह। तो यहाँ पर आपका ये चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो गया था, सॉरी खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हो गया। अब लेते हैं हम बारदोली सत्याग्रह। ध्यान रखें कि बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी का रोल नहीं था। बारदोली सत्याग्रह किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। गांधी जी के दिशा निर्देशों से प्रेरित होकर के, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हमेशा गांधी जी के साथ रहे, तो अगला आंदोलन इनके नाम पर आता है। खेड़ा के किसान आंदोलन के बाद गुजरात में बारदोली में व्यापक किसान आंदोलन हुआ। बारदोली गुजरात के सूरत जिले में था। कहाँ पे था? सूरत जिले में था। यहाँ भी लगान बढ़ोतरी के खिलाफ 1926 में व्यापक आंदोलन हुआ। ध्यान रखेंगे बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1926 में हुआ। 1926 में लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई। कितनी वृद्धि कर दी गई? 30% की वृद्धि कर दी गई। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। 30% कौन देगा? उनके पास खाने के दाने नहीं है और ऊपर से लगान बढ़ा रहे हैं आप, और आंदोलन को तारुफ हो गए। इस आंदोलन को वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व प्रदान किया और आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने और उनकी निष्ठा को देखकर उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब दी गई? बारदोली आंदोलन में। चलिए आगे देखते हैं। किसानों के व्यापक आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बारदोली जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भी लगान वृद्धि को अनुचित बताया। जो भी आयोग बनाया उन्होंने लगान वृद्धि को अनुचित बताया और वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह के द्वारा ही सरकार पर दबाव बनाया कि वहां बढ़ी हुई लगान दर वापस ले ले, जिससे उन्होंने किसानों को संगठित कर अपनी मांगों के पूरा होने तक आंदोलन चलाने को उन्हें प्रेरित किया। पूरे तालुक पूरा क्षेत्र में किसानों ने संगठन स्थापित कर दिए और सरदार पटेल ने बारदोली नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। कौन सी पत्रिका किया? बारदोली नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया और आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। सरकार ने आंदोलन को निष्क्रिय करने के लिए आंदोलनकारियों को तोड़ने का भी प्रयास किया और आंदोलन का विरोध करने में सामाजिक बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुई और आंदोलन के समर्थन में के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने बम्बई विधानसभा की सदस्यता त्याग दी। तो जब के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने बम्बई विधानसभा की परिषद की सदस्यता त्याग दी तो इस आंदोलन में और भी तेजी आई और 1928 तक बारदोली सत्याग्रह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। आंदोलन किसानों के समर्थन में बम्बई के रेल कर्मियों ने भी हड़ताल का आयोजन कर दिया। जो बम्बई में रेल कर्मी थे उन्होंने भी हड़तालें शुरू कर दी। बारदोली में चलाए जाने वाले अगस्त 1928 में बारदोली चले गए। तो जो भी बारदोली में चलाए जाने वाले थे, जो आंदोलन करने वाले थे, वो 1928 में बारदोली गए और सरकार ने आंदोलन को विफल करने के उद्देश्य से सरदार पटेल की गिरफ्तारी की भी योजना बनाई, लेकिन वह गिरफ्तार कर नहीं पाई। सरकार क्या हुआ? गिरफ्तार नहीं कर पाई तो सत्याग्रह के सामने झुक गई। समझौता वार्ता आरंभ हुई। जब समझौता वार्ता शुरू हुई तो सत्याग्रह किसान की मांग की जांच के लिए सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच समिति का गठन किया। तो पूछा जा सकता है कि ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच समिति किससे संबंधित है? तो यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। इसने अपनी रिपोर्ट में अनुसार बढ़ी हुई लगान दर को 30% से घटाकर 6.3% कर दी। कितनी कर दी गई? 6.3% कर दी गई। ये किसानों की सबसे बड़ी विजय थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।